अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लक्षण और लक्षणाभास, ये अपना प्रकरण यहाँ चल रहा था। लक्षण क्या चीज है तो कहा व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, अनेक स्वभावों से मिली हुई या अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पहचान लेने का जो चिन्ह विशेष है उसका नाम है लक्षण। लक्षण से वस्तु पहचानी जाती है, लक्षण से हम पहचान पाते हैं वस्तु को, पहचान का चिन्ह है। माने यदि ये लक्षण ना हो तो हम वस्तु को पहचान नहीं पाए हैं। ये लक्षण दो तरह के होते हैं, एक को आत्मभूत कहा और दूसरे को अनात्मभूत कहा। जो लक्षण लक्ष्य, लक्ष्य मतलब जिसको पकड़ना है, लक्ष्य मतलब जिसकी पहचान करनी है, जिसके लक्षण पता लगाना है, जिसका लक्षण पता लगाना है वो लक्ष्य, जहाँ तक पहुँचना है वो लक्ष्य। लक्ष्य ऐसे ही कहते हैं ना, गोल मंजिल। तो आपको इस वस्तु को प्राप्त करना है, ये आपकी मंजिल है। तो ये जो गोल है, आपको उस मंजिल तक जो पहुँचना है वो लक्ष्य। उस लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, वो है लक्षण। तो अब ये कह रहे हैं, अब सुनो, लक्षण और लक्ष्य दो शब्द यदि क्लियर हो गए तो बात बढ़ाता हूँ आगे। जो लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होता है, एक में उसमें ही है। जो लक्षण लक्ष्य से एक में एक है, अभिन्न है, उसे कहेंगे आत्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि उष्णता का उदाहरण दिया, अग्नि लक्ष्य है और उष्णता लक्षण है। किसी ऐसे बच्चे को अग्नि के बारे में समझाना है जो बच्चा अग्नि के बारे में कुछ नहीं जानता, अग्नि को पहचानता नहीं है, 2 साल का है, 4 साल का है, उसका अग्नि से कभी पाला ही नहीं पड़ा। उसने कहा आग है, बोले ये क्या होता है, समझ में नहीं आया, आग नहीं समझते तुम। तो बोले जहाँ गर्म पना जहाँ हो क्या वो अग्नि है, कि नहीं समझ में आया। तो बोले छू के देख, तो छुआ और हाथ हटाया, हटा क्यों लिया, बोले गर्म है। तो ये अग्नि है। ये जो गर्म है ना, ये गर्म पना लक्षण है, और गर्म पना जिसमें पाया जाता है वो लक्ष्य, वो अग्नि है। ठीक है, तो गर्म पने को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता कि अग्नि तो यहाँ है और गर्म पने को अलग कर लो, ये नहीं हो सकता। कि साहब वहाँ चूल्हा जल रहा है, वहाँ जब हम खड़े रहते हैं, वहाँ जब बैठते हैं तब ठंड नहीं लगती हमारे को, बहुत ठंडक हो रही है। तो अभी यहाँ आकर के बैठ गए तो अब क्या करें कि यार यहाँ तो ठंड है, तो एक काम करो, वो चूल्हा यहाँ ले आओगे। बोले वो तो नहीं आ सकता, वो तो वहीं जल रहा है, वो तो फिक्स है, मिट्टी का है और वो वहाँ जल रहा है। तो क्या करें, तो ये जो गर्मी जो वहाँ बैठ के मिलती है वो किस वजह से मिलती है, बोले आग है ना, अग्नि है ना, उससे मिलती है, उसका लक्षण है उष्णता। तो यार एक काम करो, वो अग्नि तो वहाँ है जहाँ है, ठीक है, लेकिन उसकी उष्णता यहाँ ले आओ। वो आ नहीं सकती
अग्नि की उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, वो उसी के साथ में रहेगा, वो उससे अभिन्न है, उसे उससे निकाला नहीं जा सकता, उसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा का लक्षण बनाया तो यहाँ कहा था चैतन्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, जानना देखना, आत्मा का लक्षण उपयोग कि साहब मुझे आत्मा को पकड़ना है, कैसे पकड़ में आएगा, कौन है आत्मा? तो बोले ये है ना कि ये कौन, ये जो जान रहा है वही आत्मा है। कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं, गुस्सा आत्मा नहीं है, गुस्सा आ रहा है ये पता कैसे लगा, ये बताओ। मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात को पकड़ा किसने, कि जिसने पकड़ा है वो ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आएगा। तो ये कौन से लक्षण की बात चल रही है? ये बात चल रही है आत्मभूत लक्षण की। आपने कहा लक्ष्य और स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन विकार पैदा होते ही स्वभाव से अलग हो जाता है। स्वभाव तो रहता है, अग्नि जल रही थी, विकार पैदा हुआ तो उस विकार अवस्था में स्वभाव की खबर नहीं है। स्वभाव तो है, स्वभाव कहते ही उसे है जो वस्तु से कभी नहीं छूटे। आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो आत्मा से कभी नहीं छूटता, उसे कहते हैं स्वभाव। अग्नि का स्वभाव यदि गर्म पना है तो अग्नि से उसकी गर्मी को निकाला नहीं जा सकता, वो अग्नि को छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो उष्णता अग्नि का स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव यदि जानना है तो फिर जानना होता है, जानना तो हो रहा है लेकिन तुझे अपने जानन स्वभाव की खबर नहीं है। सोने में चांदी मिला दी तो थोड़ा पीलापन कम हो गया? नहीं हुआ। क्या ये जो पीलापन की कमी है, ये पीलेपन की कमी गोल्ड नहीं है, वो चांदी। पीलेपन की कमी वो चांदी है, पीलेपन की कमी वो मिलावट है, पीलेपन की कमी वो अशुद्धता है। जो अशुद्धता है वो सोने में नहीं है, सोना अभी, क्योंकि वो उसका स्वरूप नहीं है, वो भिन्न है, वो बाहरी चीज है। अभी गोल्ड जो होगा, अच्छा बतलाओ, हम कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देते हैं आपको कि 1 किलो गोल्ड में आधा किलो चांदी मिलाई तो गोल्ड कितना हो गया? 1.5 किलो नहीं हो गया? 1.5 किलो नहीं हुआ? तो वजन हुआ, गोल्ड तो 1 किलो ही है। उसको तोलेंगे तो कितना हो गया? बाजार में 1.5 किलो ही बिकेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, बाहरी मिलावट कितनी भी हो जाए लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है वो वस्तु में ही है। क्या वस्तु अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती है, मूल स्वरूप उसका ज्यों का त्यों रहेगा। अभी देखिए, बात हम स्वभाव की नहीं कर रहे, बात हम लक्षण की कर रहे हैं। स्वभाव बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लक्षण वो होता है जो उन बहुत सारे स्वभावों में से एक स्वभाव ऐसा है जो पहचान का चिन्ह है, वो है लक्षण। आत्मा का स्वभाव आत्मभूत लक्षण हो, आत्मा का जो ज्ञान है वो आत्मभूत लक्षण है। ज्ञान आत्मा का कैसा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। अच्छा, अनात्मभूत लक्षण यदि बतलाएं आत्मा के तो क्या हो सकते हैं? बोलो। अनात्मभूत लक्षण मतलब जो वस्तु के मूल स्वरूप में नहीं है। बोलो। पुलिस की खाकी वर्दी, कुली की राग द्वेष, पुलिस की खाकी वर्दी, कुली की लाल ड्रेस, ये सब ये अनात्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण है। अभी जीव का अनात्मभूत लक्षण क्या क्या हो सकता है? राग द्वेष, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा कर रहा है ना, ये जीव है, ये पहचाना आपने। राग तो पुद्गल है ना? नहीं, जीव की अवस्था है। एक दिन आपने पूछा था, मैंने बताया था, जीव ये पुद्गल है, इसमें नहीं है। हमने पहले इसको इस उदाहरण से समझा था कि बेटी का स्वामी कौन। हाँ, तो ये रागदेश जो मेरे, ये आपने मेरे वो वहाँ वाले डलास वाले प्रवचनों में सुना है आपने, है ना? मैंने लाइव नहीं बोला आपके सामने, आपने मेरे वीडियो प्रवचनों में सुना। शाम को प्रश्न पूछते हैं ना। ये 73वीं गाथा की चर्चा करते समय मैंने वहाँ की थी चर्चा, वो सुने होंगे आपने वीडियो प्रवचन। वो अलग मैटर है। देखो, दो अलग अलग तरह की बातें, एक है प्रयोजन, ठीक है ना,
जैसे हमने कहा बेटे की शादी हुई, बोले ये किसका है, बोले ये तो बहू का हो गया। बेटा बहू का हो गया, सही सही बताना, बेटा तो माँ बाप का ही होगा क्या, उसका हो गया मतलब अपनेपन की दिशा बदल गई क्या। अभी राग क्या है, कि राग है तो जीव का, तो फिर ये पुद्गल क्यों कहा जाता है कि ये राग जब भी होता है ना, इस राग का अवलंबन पुद्गल होता है। क्या करें, ये राग पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए पुद्गल का कह दिया जाता है क्या। दो चीजें, एक है फैक्ट और एक है प्रयोजन। फैक्ट ये है कि वो आत्मा का ही है, सच्चाई तो ये है राग आत्मा का ही विकार है, राग मेरा ही विकार है, राग मेरी ही गलती है, राग मेरा ही अपराध है, ये सच्चाई है। लेकिन इस राग को यदि अपना ही मान लिया तो छोड़ेगा क्यों, अरे मेरी चीजें क्यों छोड़ूं, कि नहीं है तो तेरा, लेकिन सुन ये दुश्मन से मिला है क्या, उत्पन्न तो तेरे में हुआ है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कब होती है, जब लक्ष्य पर की तरफ होता है तो उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने में उत्पन्न होने पर भी अपना घात करने वाला है, अपने में उत्पन्न होने पर भी अपना नुकसान करने वाला है, अपना विरोधी तत्व है। इसलिए क्या कहा, पर के खाते में ये पर इसे नष्ट करने योग्य है, ये पुद्गल का है, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। चलो हम तो जीव के लक्ष्य की लक्षण की बात कर रहे थे। जीव का आत्मभूत लक्षण हो गया ज्ञान, ज्ञान से जीव को पहचान लिया गया, आत्मभूत उसी में है। अब अनात्मभूत, तो आप लोगों ने कहा कि राग क्रोध आदिक ये अनात्मभूत लक्षण है। और बतलाओ और क्या हो सकता है अनात्मभूत लक्षण, शरीर आदि, शरीर आदि भी अनात्मभूत लक्षण है। हमने कहा ये चींटी ये क्या है, बोले जीव है, और देखो देखो कितने जीव हैं, तो आपने कैसे पहचाना उनको जीव, अब उनका ज्ञान दिख रहा है, शरीर दिख रहा है उनका, तो शरीर वाले को भी जीव कहना, शरीर सहित जीव है। या फिर ऐसा बोलना जो चले फिरे सो जीव, जो बोले सो जीव, क्या अनात्मभूत लक्षण है भाई, लक्षण है लेकिन अनात्मभूत है। अनात्मभूत लक्षण त्रिकाल नहीं हुआ करते, अनात्मभूत लक्षण सदाकाल नहीं हुआ करते, अनात्मभूत लक्षण टेम्परेरी होते हैं और आत्मभूत लक्षण त्रिकाल होते हैं। आत्मभूत लक्षण अनादि अनंत होते हैं। आत्मभूत लक्षण वस्तु के गुण रूप होंगे, अनात्मभूत लक्षण संयोग रूप होंगे। अंतर निकालो इनमें, आत्मभूत और अनात्मभूत में। तो शरीर तो टेम्परेरी हुआ ना, टेम्परेरी, इसे टेम्परेरी पहचान लिया ना हमने, अनात्मभूत हुआ फिर। अनात्मभूत, अनात्मभूत, टेम्परेरी पहचानने के लिए हमने तुरंत पहचान लिया। और जो कितने वहां देखो कितने जीव हैं, देख रहे हैं आपको, तो ये कैसे कहा आपने, जीवों को भाषा से बोले जो जीव, यद्यपि ये सब लक्षण नहीं बनाए जा सकते, ये अनात्मभूत लक्षण लोक व्यवहार में काम आ सकते हैं। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए अनात्मभूत लक्षण बनाने का प्रयास करोगे तो धोखा खा जाओगे। क्या आप लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए, सामान्य टेम्परेरी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनात्मभूत लक्षण से काम चला लिया आपने, वो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपने वस्तु स्वरूप के निर्णय करने में यदि आपने अनात्मभूत लक्षण को ही परमानेंट मान लिया तो ये सदोष लक्षण कहलाते हैं, ये दोष हो जाएगा, माने वो ऐसा धोखा खा जाएगा। वो जो कहा ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो यदि अनात्मभूत को यदि आपने सच्चा मान लिया, परमानेंट मान लिया, तो सब दुख संकट, क्या बात कर रहे हो, वस्तु स्वरूप सारी मिलावट हो गई उसमें, सब गड़बड़ हो गया और ये दुखी बना रहा। दुख कायम, दुख मिटेगा नहीं, दुख बना रहेगा, दुख कभी नहीं मिटेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सब दुख संकट बना रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, मतलब यदि उसको अनात्मभूत को आत्मभूत जैसा मान लिया तो जिसकी जैसी मर्यादाएं हैं उसे उस मर्यादा में जानो। कुल मिलाकर के बात ये, हमें कैसे जाना है इसको, मर्यादा में जान लिया हमने कि कितनी मर्यादा है अनात्मभूत की, वस्तु में नहीं है जी, संयोगी है, लगावटी मिलावटी आधार पर कथन कर दिया है।
वो कौन है? बोले व्हाइट शर्ट वाले मिलेंगे आपको, एक ही आते हैं, बस वही आते हैं व्हाइट शर्ट पहन करके वहाँ मंदिर में। तो ये अनात्मभूत लक्षण है। काम तो चल गया, लेकिन कभी व्हाइट नहीं हो तो, व्हाइट धुला हुआ नहीं हो तो गड़बड़ होने की संभावना है। उसी दिन दूसरी पहनाए तो ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, देखिए जो प्रकरण अपने चल रहे थे कल तक, जो अपनी आत्मभूत अनात्मभूत की चर्चा हुई, उम्मीद करता हूँ वो बातें आपको स्पष्ट होगी। यदि वे स्पष्ट हैं तो हम आगे चल सकते हैं। फिर भी एक बार पढ़ूंगा जरूर इसको दोबारा। 15 नंबर पेज पर देखो, पेज नंबर 15, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1। पहले तो आत्मभूत और अनात्मभूत के लक्षण हो गए। आत्मभूत के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था? अग्नि क्या चीज है? लक्ष्य। और लक्षण बनाना है, उष्णता क्या है? लक्षण। तो ये कौन सा लक्षण हो गया? आत्मभूत। अनात्मभूत बतलाओ, क्या एग्जाम्पल दिया था यहाँ? देवदत्त का दंड। देवदत्त बहुत फेमस कैरेक्टर है न्याय शास्त्रों में। देवदत्त बहुत चर्चा मिलती है, जब जब देखो तब आचार्यों को एक ही नाम मिलता है घूम फिर के, देवदत्त। देवदत्त नाम का व्यक्ति खूब मिलेगा न्याय शास्त्रों में। कहीं भी उठा लो आप, पूज्यपाद आचार्य, अकलंक देव आचार्य, समंत भद्राचार्य, सब आचार्यों ने, देवसेन आचार्य, शुद्ध भवन दीपक में, नए चक्र में, आलाप पद्धति में, पंचास्तिकाय में, बहुत जगहों पर देवदत्त की चर्चा करते हैं। देवदत्त का धन, देवदत्त का धन कि किसी राजा से एक व्यक्ति ने देवदत्त नामक व्यक्ति से ऐसी चर्चा की, तो बहुत मिलती है। तो यहाँ क्या कहा? दंड। दंड मतलब लकड़ी। तो लकड़ी वाला कौन है? बोले देवदत्त। यह अनात्मभूत लक्षण है देवदत्त का। अभी 3rd पैराग्राफ 15 पेज बीच वाला। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। आत्मभूत लक्षण वास्तविक लक्षण है। त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे ही की जा सकती है। आत्मभूत लक्षण से ही वस्तु की पहचान होती है। और कैसी पहचान होती है? त्रिकाल पहचान होती है। माने जब जब आपको पहचानना है वस्तु को, अनादि अनंत यदि आप पहचान करना चाहते हो तो आत्मभूत लक्षण से ही पहचान सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र के लिए इम्पोर्टेंट है जड़ी बूटियों के प्रमुख लक्षण। हाँ, किसी भी चीज के लिए, न केवल चिकित्सा के लिए। कपड़े का लक्षण, सोने का लक्षण, चांदी का लक्षण, लकड़ी क्या चीज है उसका लक्षण, मेटल क्या है उसका लक्षण। किसी भी चीज का बिना लक्षण के पहचान नहीं पाओगे आप। था पत्थर और आपने समझ लिया इसको स्टोन, प्रीशियस स्टोन समझ लिया आपने इसको, और था कांच का टुकड़ा, आपने उसको रत्न समझ लिया। तो रत्न और कांच के टुकड़े में अंतर कैसे होगा? लक्षणों से। कि ये नहीं, ये देखो, ये जो चीज मैंने पकड़ी ना, इससे मैंने पकड़ लिया कि यार ये तो कांच है, ये कांच है। वनस्पतियों में मेल फीमेल होता है, वनस्पतियों में जो नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होता वनस्पतियों में। वैश्य ये सारा सब कुछ मतलब वन विहार जाते समय समझा था। हाँ, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मेल फीमेल नहीं होता, क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय होंगे जो भी आप कहें, लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव सभी समूर्छन ही होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। उनमें स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं, मेल फीमेल का भेद वनस्पतियों में नहीं होता है। अब ये साइंस क्या कहती है और ये भौतिक विज्ञान आदि क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान क्या कहता है, वो एक अलग मैटर है ना। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं वो अपने लिए प्रयोजनभूत है। तो लक्षण पहचान, ये क्या है? पहचान लिया, कैसे पहचाना आपने? अब ये बताओ, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। वो था ना एक व्यक्ति, वो 2 एक जैसे बहुत सुंदर पीस लेकर के आया राज दरबार में, राजा का दरबार लगा हुआ था, हाँ, और ला करके राजा का दरबार, सर्दियों के दिन थे, दरबार बाहर लगता था, धूप में बैठे थे और दरबार लगा हुआ है। एक व्यक्ति परदेश से आया, दूसरे गांव से आया और 2 पीस लेकर के आया। पिता ये सब सुना नहीं आपने कभी? 2 पीस लेकर के आया और दोनों ला करके बिल्कुल एक जैसी शाइनिंग दिख रही है, दोनों एक समान दिख रहे हैं, और टेबल पर ला करके राजा के सामने धर दिया। महाराज, बहुत देशों में घूम करके आया हूँ,
बहुत नगरों में घूम करके आया हूँ। ये 2 पीस हैं, इसमें एक डायमंड है और एक कांच का है। क्या? लेकिन कौन सा डायमंड है और कौन सा कांच का है, ये बताओ। क्या? आपके राज दरबार में इतने पारखी लोग हैं, कौन है ऐसा पारखी जो इसको बता सके? और यदि जिसने बता दिया ये डायमंड उसका, काफी बड़े पीस थे, बोले वो उसका। और यदि नहीं बता पाए, आप नहीं बतला पाए और आपके राज दरबार में नहीं बतला पाए, तो 100 स्वर्ण मुद्राएं कि जो भी आधा राज्य जो भी मांगे उसने, उसकी डिमांड थी उसकी। अब मैं बहुत जगह से जीतता हुआ आ रहा हूँ और आपकी बहुत बुद्धिमत्ता की तारीफ सुनी है। राजा ने देखा बहुत गहराई से, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। रख दिया, मंत्रियों से पूछा और लोगों से पूछा, बुद्धिमान लोगों से, सोने के पारखियों से दरबार लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे जौहरी फेल हो गए, एक जैसे दिख रहे। ये क्या चक्कर है? कैसे पहचाने बोलो इसको? अब बहुत देर तक कोशिश की, कोई नहीं पहचान पाया, रखे हुए हैं वो वही। बोलो महाराज क्या कहना है? तो पीछे से भीड़ में से एक आवाज आई, अंधा व्यक्ति था। क्या? अंधा व्यक्ति था। बोले महाराज आज्ञा हो तो मैं कोशिश करके देखूं। बोले यार सब आंख वाले नहीं देख पाए तो बिना आंख वाला क्या देखेगा? बोलो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या है, अदरवाइज इसको देनी ही है। 100 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो इसने मांगी है, इसने तो चैलेंज किया था, हम हार गए, हम नहीं कर पाए, देना ही है। तो व्यक्ति आया और उसने आकर के दोनों को उठाया और दोनों को उठा करके कहा कि ये तो डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है। देख नहीं रहा है वो? बोले ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, बात तो तुम्हारी सही है क्या, लेकिन सिद्ध करो। क्या? ऐसे अब सिद्ध कैसे करें? उन लक्षण से। क्या बात लक्षण की थी? बात तो लक्षण की है। तुमने कैसे पहचाना इसको? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तुमने कैसे कहा कि ये गोल्ड है और कैसे कहा कि ये गोल्ड नहीं है? तुमने कैसे कहा कि ये डायमंड है और कैसे कहा कि ये कांच का टुकड़ा है? वजन से? बोले नहीं, वजन से नहीं। बोले इतनी देर से यहाँ राज दरबार लगा है और हम सब बैठे हैं धूप में, जो धूप की वजह से गर्म हो जाए वो कांच, और जो इतनी धूप में भी गर्म न हो पाए वो डायमंड। क्या? बोलो कैसे पहचाना? ये तो उदाहरण था, कहानी थी, लेकिन कहानी से सिद्ध ये करते हैं कि जो किसी भी लौकिक प्रसंग में छोटी छोटी सी बात में गर्म हो जाए, माने बिगड़ जाए, प्रभावित हो जाए, वो कैसा है? और जो परिस्थितियों से प्रभावित न रहे, तेज रहे, वो कैसा है? तो हम कांच बराबर हैं कि डायमंड जैसे हैं? क्या ये अपने आप के बारे में निर्णय करना कि हम कैसे हैं? लक्षण से पहचान होती है, लक्षण से पहचाना जाता है। तो कांच और डायमंड कैसे पहचाना? लक्षण से। देखो कितने सब पारखी, ये सब ज्वेलरी का काम करने वाले सब यही करते हैं, सब रोजाना देखते हैं, रफ देखते हैं, खड़ में से निकाल लेते हैं, फिर उनमें से अलग अलग पीस, फिर उसमें कितना पानी है, फिर कितना है, कैसी क्वालिटी का है, ये सब कैसे निकालें? धुआं चीरा सारी। हाँ, तो कितनी कितनी तरह की चीजें हैं, ये सब लक्षण। इसलिए लक्षण की चर्चा सब जगह पर होगी, बिना लक्षण के तो काम ही नहीं चल सकता भाई साहब। अभी ताई जी हैं, आंखों से नहीं दिखता है, बोले ये खाना बनाते हैं, खाना बना लेते हैं, और नमक डालना हो तो नमक ही डालेंगे और मिर्च डालना हो तो मिर्च डालेंगे, बोलो आप सब्जी में। तो माने वो स्पर्श से, कैसा स्पर्श मिर्च का है और कैसा स्पर्श धनिये का है और कैसा स्पर्श नमक का है, तो लक्षण से पहचान लिया उसे। क्या माने नमक के स्पर्श किस तरह का होता है, चिन्ह। 3 आदमी के खाने में कितना नमक डलेगा और 5 आदमी के खाने में कितना नमक डलेगा, वो भाव भाषण है, वो एक्सपीरियंस है, वो अलग चीज है। लेकिन वस्तु की पहचान का चिन्ह, 2 चीजें सामने रखी हुई है, बूरा भी है और नमक भी है, बोलो कैसे पहचानोगे? और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और कलर वाइज आप नहीं पहचान पा रहे हो, और दोनों के चिकनाट से और उससे भी नहीं पहचान पा रहे हो, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या करना बोलो? इतना सा जीभ पे लगाना ये मीठा है, बोले ये नमक है, नहीं ये बुरा है, और ये खारा है, बोले ये नमक है। तो कैसे पहचाना आपने? लक्षण से पहचाना। कितना उपयोगी है ये।
और न्याय शास्त्रों में इन लक्षणाभासों की चर्चा क्यों की आखिर आचार्यों ने, ये वीतरागी संतों ने आखिर शास्त्रों में? देखो आप, शुभोपयोग की भट्टी में जलकर ये काम कर रहे हैं। वो शुभोपयोग की भट्टी में जल करके, कहाँ शुद्धोपयोग अपने स्वभाव में लीन रह करके उपयोग बाहर निकला, और कहाँ इन चीज़ों में कि नमक और बूरे के चिन्ह पहचानने के लिए ये सारे लक्षणाभास की चर्चा, इन चीज़ों में उलझने के लिए, कि बिजनेस करने के लिए, कि भैया धोखा नहीं खा जाओ, देखो तुम ये कांच का टुकड़ा था, इसको डायमंड मत समझ लेना, इसलिए चर्चा। अरे ये चर्चा तो मूल वस्तुओं को पहचानने के लिए है, ये चर्चा तो आत्मा अनात्मा की पहचान के लिए है, ये चर्चा तो जीव तत्व को पहचानने के लिए है। अजीवादिक तत्वों के बीच में, पुद्गलादि द्रव्यों के बीच में, 6 द्रव्यों के बीच में रहती हुई भी चैतन्य ज्योति स्वरूप अंदर चमकदार जो आत्म तत्व मौजूद है, उसे पहचानने के लिए लक्षण की चर्चा है। तो लक्षणाभास को जानना जरूरी है। क्यों? अरे तुम डायमंड के गुणों को तो पहचानते हो, लेकिन कांच के स्वरूप को नहीं पहचानते, तो गड़बड़ होने की संभावना है। उसके गुण भी पहचानने पड़ेंगे। उससे मिलावटी जो चीजें दिख रही है उनको भी पहचानना पड़ेगा। हाँ, उससे जो जितनी जो जहाँ संभावना हो उनको भी उसे कहते हैं लक्षणाभास। जो लक्षण तो ना हो, लेकिन जिसके लक्षण पने का भ्रम हो, वस्तु की पहचान का चिन्ह तो ना हो, लेकिन भ्रम से जिसे वस्तु की पहचान का चिन्ह मान लिया जाए, वो लक्षणाभास। असली लक्षण नहीं है, वो लक्षणाभास है। गलत फहमी हो गई। और लक्षणाभास उनको 3 रूपों में कहा गया है, उसकी चर्चा करेंगे अपन अभी। देखिए पहले तो यहाँ क्या लाइन पढ़ी है अपन ने, आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है। आत्मभूत लक्षण वस्तु का स्वरूप होने से वास्तविक लक्षण है, और त्रिकाल वस्तु की पहचान उससे की जा सकती है। लेकिन अनात्मभूत लक्षण वो कैसा है? वो संयोग की अपेक्षा से बना है। संयोग कभी त्रिकाल नहीं होते। हाँ, संयोग तो बदलते रहते हैं। संयोग तो हाँ, संयोगों में तो मिलना बिछुड़ना चलता रहेगा, आना जाना चला रहेगा। संयोग कहते ही उसे हैं जो सदा काल नहीं रहे। जिसका वियोग नियम से उसे संयोग कहते हैं, ऐसी परिभाषा दी है। संयोग किसे कहते हैं? बोले साहब स्त्री पुत्र आदि को, घर बार को। संयोग किसे कहते हैं? बोले धन को, वैभव को। अरे संयोग की परिभाषा बतलाओ। बोले जो जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हो उनको। अरे नहीं नहीं, असली परिभाषा क्या है? जिसका वियोग नियम से हो उसे संयोग कहते हैं। उसे संयोग कहते हैं। क्या? उसका वियोग होगा ही होगा। देखो, अतः यह अनात्मभूत लक्षण के बारे में कह रहे हैं, वो संयोग की अपेक्षा से बनाया जाता है। अतः वह संयोगवर्ती वस्तु की संयोग रहित अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का मात्र तत्कालीन बाह्य प्रयोजन सिद्ध करता है। तत्कालीन क्या? वस्तु की संयोग अन्य वस्तुओं से भिन्न पहचान कराने का तत्कालीन बाह्य प्रयोजन, टेम्परेरी। अभी पहचान लिया हमने, देखो 100% मत मानना इस तरह का। शरीर देख करके आपने कहा कि ये जीव है, ये टेम्परेरी काम तो चल गया, लेकिन मरी हुई चींटी को जीव मत समझ लेना। शरीर पड़ा है, टेम्परेरी तो काम चल गया, चलते फिरते हुए दिख रहे थे, बोले सो जीव, लेकिन परमानेंट नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान फिर अजीब हो जाएंगे। बोलना यदि आपने जीव का लक्षण बना दिया तो जो नहीं बोलते हैं वे अजीब हो जाएंगे। मुनि अवस्था में तीर्थंकर परमात्मा प्रतिज्ञा लेकर के मौन बैठ गए, वे अजीब हो जाएंगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वो। वनस्पति है, बोलती नहीं है, जल का एक बोलते नहीं है, तो ये बोले जो जीव क्या? हाँ, बोले जो जीव ये टेम्परेरी है, ये बोले जो जीव समझने समझाने के लिए बात हो गई। आवाज आ रही है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ जीव है। रात को आप किचन में गए और आवाज आ रही है, तो आपको लग रहा है यहाँ जीव है। ये कैसे पहचाना आपने? ये कैसे पहचाना? बोले आवाज से। तो आवाज लक्षण है जीवों का, अनात्मभूत लक्षण है, टेम्परेरी लक्षण है, अभी पहचान लिया हमने। देखो, बाह्य प्रयोजन की सिद्धि करता है।
त्रिकाली असंयोगी वस्तु का निर्णय करने के लिए, त्रिकाली असंयोगी वस्तु उसका निर्णय करने के लिए आत्मभूत लक्षण ही कार्यकारी है। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए असंयोगी आत्म तत्व का ज्ञान उससे ही हो सकता है। आत्मभूत लक्षण से ही आत्मा की पहचान हो सकती है, वो असंयोगी तत्व है। अब चलते हैं आगे। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय लक्षण क्यों बनाया जाता है? पहचानने के लिए। लक्षण यदि आप बना लेते हैं तो फिर आपका हमेशा का काम हो जाता है। हमने लक्षण बना लिया, फिर हम उस चीज़ से हम हमेशा पहचान लेते हैं कि यार आप हमेशा ऐसा कैसे पहचान लेते हो इस चीज़ को, कि हमारे दिमाग में उसका एक विशिष्ट लक्षण है जिसको देखते ही हमें लगता है ये तो कैसे पहचान लिया कि वहाँ अग्नि है, कि कैसे पहचाना आपने कि धुआं दिख रहा है? यार आपको कैसे पता लग गया? हमें पता है, इस चीज़ से हम तुरंत पहचान लेते हैं। तो लक्षण सही होगा तो लक्ष्य तुरंत पकड़ में आएगा, लक्षण गलत हो जाएगा तो लक्ष्य पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वही लक्षण आगे चलकर परीक्षा का आधार बनेगा। परीक्षा का आधार मतलब निर्णय करने में, परीक्षा का आधार मतलब क्या हुआ? न्यायिक आधार। उसके आधार पर हमने डिसीजन लिया, ये हुआ ना। यदि लक्षण सदोष हो तो वह परीक्षा की कसौटी को सहन नहीं कर सकेगा और गलत सिद्ध हो जाएगा। जब परीक्षा की जाएगी, ये परीक्षा की तो पता लगेगा अरे यार ये तो नकली चीज़ थी। जैसे देखो, आप बाजार से कोई चीज़ लेकर के आए और आप उसको ओरिजिनल समझ करके लाए, फिर जब आकर के आपने उसको यूज में लेना चालू किया, ठोक बजा करके देखा अरे यार इसमें तो पोल है, ये तो गलत चीज़ आ गई। देखने में तो सही दिख रहा था, ऊपर से पता ही नहीं लगा, ये तो ठग लिया गया हमारे को। तो क्या हुआ कि आप गलत पहचान करके ले आए। आप यदि असली नकली की सही पहचान करना जानते होते, सही लक्षणों से पहचानते, तो आप धोखा नहीं खाते। आप रंग रूप पर मुग्ध हो गए, सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ये फ्रूट बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन भाई साहब अच्छा दिख रहा है अंदर से खराब है। ये कैसे पहचान लेते हैं बताओ मेरे को? ये जो होते हैं ना, पपीता बेचते हैं, समझ लो आप, फ्रूट्स बेचते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं टेस्ट कराऊं, वो आपको टेस्ट कराने में ऐसी साइड से उसका पीस निकालेंगे जिस साइड से वो मीठा हो। उनको बराबर पहचान है। खरबूजा है, मतीरा है, ऐसे जो बड़े जो ऐसे जो फल वगैरह हैं वो आपको तुरंत आपको बता देंगे और वो आपको दिखाएंगे, वो वही उठाएंगे। उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो पहचानते हैं कि ये लक्षण दिख रहा है, यहाँ से खराब हो सकता है, तो इधर से देखो, इस साइड से दिखाओ इसको। तो और आप यदि पार किए हैं तो ढंग से सब तरफ से देख करके लाएंगे, और नहीं तो फिर क्या होगा घर लाने के बाद में, अरे यार इतना अच्छा दिख रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इसका कलर फेड हो जाएगा। इतना अच्छा कपड़ा दिख रहा था मेरे को, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक धुलाई में ही तो घिस गया, कपड़ा ही खराब हो गया, तो ये तो रोए निकल गए इसमें। तो क्या हुआ? धोखा खा गए आप। किस पर धोखा खा गए? कि चेहरे पर शक्ल पर। ऐसा हो जाता है ना, शक्ल देख करके, डिजाइन देख करके, कलर देख करके, बस। तो इसीलिए लिखा भी रहता है दुकानों पर, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न रखें। ये आप यदि डिजाइन देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, फैशन देख रहे हैं, तो आप ड्यूरेबिलिटी की चाह नहीं रखें। फैशन तो फैशन ही है, क्या चाइनीज माल है दिखने में, सुंदर अच्छा। यहाँ से निकलने के बाद अभी देख लो आप, आपको जो भी इसकी जांच पड़ताल करनी है यहीं कर लो, दुकान पे खड़े खड़े ही। यहाँ से पैसे दे करके आप दुकान से बाहर उतरे और फिर आप दोबारा अंदर आए तो बोले आप नहीं, ये क्या हुआ? तो इससे पहचान में गड़बड़ी हुई, चिन्ह में गड़बड़ी हुई, लक्षण में गड़बड़ी हुई, तो फिर सर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। गलत चीज को आत्मा मत समझ लेना, ये कह रहे हैं यहाँ पर। परीक्षा जब करके देखोगे तो फिर वो गलत लक्षण उस परीक्षा की कसौटी को सह नहीं पाएगा, गलत सिद्ध हो जाएगा। तो क्या लक्षण सदोष भी होते हैं?
जिज्ञासु सामने बैठा हुआ क्या कह रहा है? लक्षण में दोष भी होते हैं क्या? लक्षण सदोष भी होते हैं क्या? ये बात तो समझ में नहीं आ रही है हमारे को। तो कहा सुनो सुनो, लक्षण तो निर्दोष लक्षण को ही कहते हैं, जिसमें दोष नहीं हो वही लक्षण है, वही सच्चा लक्षण है, उसी को कहते हैं। जो लक्षण सदोष हो उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है। क्या? जो सदोष हो ना वो लक्षण नहीं है, दोष जिसमें है उसे लक्षणाभास। अब लक्षणाभास की परिभाषा क्या हुई बताओ? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। वाक्य छोटे छोटे से हैं लेकिन ये परिभाषा याद रखने योग्य है। बोलो लक्षणाभास किसे कहते हैं मास्टर साहब? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। और लक्षण किसे कहते हैं? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को अलग करने के पहचान के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, पृथक करने का जो हेतु है उसे कहते हैं लक्षण। सदोष लक्षण मतलब अनात्म? नहीं नहीं, वो अनात्मभूत नहीं। सदोष अभी बतलाएंगे किस किस तरह के दोष हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। वो तो काम चला लिया ना उसने, उससे तो काम चल गया, गड़बड़ी नहीं है उसमें, तात्कालिक प्रयोजन सिद्ध हो गया। लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। लक्षणाभास में लक्षणाभास में तो अभी वास्तव में क्या करें, ये मजबूरी है, भाषा है। लक्षणाभास में दोष पाए जाते हैं या लक्षणाभास दोष को ही कहते हैं? फिर यदि भाषा बदल करके आप ये कहेंगे कि लक्षण में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, तो कहा लक्षण में दोष कैसा? लक्षण तो निर्दोष ही होता है। क्या करें? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? अभी भाषा की कमजोरी है जो भावों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रही है। हाँ, 3 प्रकार के लक्षणाभासों से रहित जो होगा वो निर्दोष लक्षण होगा। लक्षण होना चाहिए, निर्दोष लक्षण होना चाहिए। और निर्दोष का मतलब लक्षणाभास नहीं होना चाहिए। बोले लक्षणाभास क्या है? बोले लक्षणाभास 3 है। इसमें जो भाषा लिखी ना इस प्रकार की, लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं, लक्षणाभास 3 प्रकार के होते हैं, आभास 3 प्रकार के हैं। अब 3 शब्द हैं, तीनों याद कर लेना, न्याय के शब्द हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अ बोलिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। याद हो गए तीनों? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। शब्दों से भी इनका भाव स्पष्ट हो जाता है। अव्याप्ति किसे कहें? जो व्याप्त ना हो। अभाव, अल्प, अव्याप्त है ना। अभाव यदि होगा तब तो असंभव ही हो जाएगा। अभाव होगा तब तो असंभव ही है ही नहीं, तुम जबरदस्ती ये बात कर रहे हो। फिर अव्याप्त मतलब अल्प, अल्प के अर्थ में अव्याप्त की चर्चा की, तो अव्याप्त। और फिर क्या कहा? अतिव्याप्त। अतिव्याप्त कैसा हो जाएगा? जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उसके अलावा किसी और में भी पाया जाए, वो हो जाएगा अतिव्याप्त। हाँ, जैसे मूछे वालों की बात की हमने, तो आज कितने मूछे वाले हैं यहाँ? हैं 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं जो मूछे वाले हैं। बोलो, तो जो मूछे, ये अतिव्याप्ति हो गई। अब यदि मूछे वालों के आधार पर पहचानने की बात होगी तो ऊपर आकर के व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार ये क्या हुआ। तो उनको कैसे पहचानते हो? कि मैं तो मूछों से पहचान लेता हूँ उनको। मूछों से पहचान लेते हो कि हाँ, कई बार देखा है। अब ऊपर आकर के देखा, यहाँ तो बहुत सारे मूछों वाले थे, अब क्या करें? तो अतिव्याप्ति माने जिसका लक्षण बनाया जा रहा है उससे अतिरिक्त भी हो, एक्स्ट्रा हो, तो अति व्याप्त, अव्याप्त और है ही नहीं असंभव। तो ये लक्षण में ये 3 तरह के दोष
नहीं पाए जाते। जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वो लक्षण नहीं होता। लक्षणाभास 3 प्रकार के हैं। इनकी परिभाषाओं की चर्चा, इनके विस्तार की चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से पढ़ेंगे। अभी 3 भेद आप कंठस्थ कर लो। अभी कितनी बातें हो गई? लक्षण, लक्ष्य, आत्मभूत, अनात्मभूत और अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये सच में ये क्लास के विषय हैं। माने याद करें, परिभाषाएं याद करें, उनके ऊपर चर्चा करें, उनके स्वरूप को समझें। फिर इन तीनों की चर्चा करते हुए उससे आत्मरूप प्रयोजन की सिद्धि किस तरह से होती है, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। अभी की बात इसी भावना से विराम देते हैं। ये विषय आपके समझ में आ गया होगा।